नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डीके कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हमें ऋषि पाल शर्मा आप पढ़ रहे हैं एम लक्ष्मीकांत की भारतीय राजव्यवस्था। ये जो पुस्तक है भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था, तो इसके अंतर्गत हम उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे थे। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में 4 बिंदु तक कंप्लीट कर लिया था, तो उसी से आगे का आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो जो लास्ट बिंदु था वह था हमारा उच्चतम न्यायालय में लंबित पड़े मामले को यह मंगवा सकता है और उनका निपटारा कर सकता है। यह किसी लंबित मामले या अपील को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित भी कर सकता है। इसकी विधियां भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्य होगी। इसके डिक्री या आदेश पूरे देश में लागू होते हैं। सभी प्राधिकारी सिविल और न्यायिक उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करते हैं। इसे न्यायिक अधीक्षक की शक्ति प्राप्त है और इसे देश के सभी न्यायालय एवं पंचायतों के क्रियाकलापों पर नियंत्रण है। उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र एवं शक्तियों के केंद्रीय सूची से संबंधित मामलों पर संसद द्वारा विस्तारित किया जा सकता है और इसके न्याय क्षेत्र एवं शक्ति अन्य मामलों में केंद्र एवं राज्यों के बीच विशेष समझौते के तहत विस्तारित किए जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता जो वकील होते हैं, अब वो समझेंगे। तो उच्चतम न्यायालय में कार्य करने वाले अधिवक्ताओं को 3 श्रेणियों में निर्धारित किया गया है। पहला है वरिष्ठ अधिवक्ता। ये वे अधिवक्ता यानी कि वकील होते हैं जिन्हें उच्चतम न्यायालय एक वरिष्ठ अधिवक्ता की मान्यता देता है। न्यायालय ऐसे किसी भी अधिवक्ता को जो उसकी नज़र में ख्याति प्राप्त विधि वेत्ता हो, कानून मामलों में पारंगत हो, संविधान का विशेष ज्ञान रखता हो तथा वार की सदस्यता प्राप्त हो, उसकी सहमति से वरिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति कर सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड के बिना बहस को उपस्थित नहीं हो सकता। ऐसा अधिवक्ता किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण में बिना किसी कनिष्ठ माने छोटे पेशे से नहीं हो सकता। वह प्रार्थना या शपथ पत्र के संबंध में अनुदेश प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं है। भारत में किसी न्यायालय या अधिकरण में कोई सामान्य प्रारूप या कार्य सलाह या साक्ष्य लेने या किसी प्रकार का प्रचार करने के लिए अधिकृत नहीं है, परंतु ये निषेध किसी कनिष्ठ के साथ परामर्श में किसी मामले में निपटारे से संबंधित नहीं है। फिर है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। केवल इस प्रकार के अधिवक्ता ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का रिकॉर्ड पेश कर सकते हैं एवं अपील फाइल कर सकते हैं। वे किसी पार्टी की ओर से उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश भी हो सकते हैं। फिर है अन्य अधिवक्ता। ये अधिवक्ता होते हैं जिनका नाम अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत किसी राज्य बार काउंसिल में दर्ज होता है। ये किसी पार्टी की ओर से उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश हो सकते हैं, बहस कर सकते हैं, लेकिन इन्हें उच्चतम न्यायालय में कोई दस्तावेज या मामला दायर करने का अधिकार नहीं होता। अब हमारा है जो 27वां चैप्टर, वो है जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा। ये जो न्यायिक समीक्षा है ये क्या होता है, इसे समझते हैं। कह रहे न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की उत्पत्ति विकास अमेरिका से हुआ है। इसका प्रतिपादन पहली बार मारबरी बनाम मेडिसन 1830 में जटिल मुद्दे में हुआ। जॉन मार्शल द्वारा, जो कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे। भारत में दूसरी ओर संविधान एवं न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा शक्ति देता है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित कर रखा है कि न्यायिक समीक्षा की
न्यायपालिका की शक्ति संविधान की मूलभूत विशेषता है, तथापि संविधान में मूलभूत ढांचे का एक तथ्य इसीलिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति में संविधान संशोधन के द्वारा भी ना तो कटौती की जा सकती, ना ही इसे हटाया जा सकता। न्यायिक समीक्षा का अर्थ समझते हैं। तो न्यायिक समीक्षा का अर्थ है, न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच की न्यायपालिका की शक्ति जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होती है। परीक्षण उपरांत यदि पाया गया कि उसमें संविधान का उल्लंघन होता है तो उन्हें अवैध, असंवैधानिक तथा अमान्य घोषित किया जा सकता है और सरकार उन्हें लागू कर सकती है। न्यायमूर्ति सैयद शाह आलम कादरी ने न्यायिक समीक्षा को निम्नलिखित 3 कोटियों में वर्गीकृत किया है। पहला है संवैधानिक संशोधन की न्यायिक समीक्षा, दूसरा है संसद और राज्य विधायिकाओं द्वारा पारित कानूनों एवं अधिनियम कानूनों की समीक्षा, और तीसरा है संघ तथा राज्य एवं राज्य के अधीन प्राधिकारियों द्वारा प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मुकदमों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग किया। उदाहरण के लिए गोलकनाथ मामला 1967 और बैंक राष्ट्रीयकरण मामला 1970, प्रीवियर्स उन्मूलन मामला 1971, केशवानंद भारती मामला 1973, मिनर्वा मिल्स मामला 1980 इत्यादि। वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 99 संविधान संशोधन 2014 तथा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 दोनों को असंवैधानिक करार दिया। न्यायिक समीक्षा का महत्व। न्यायिक समीक्षा निम्नलिखित कारणों से जरूरी है। पहला है संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए, संघीय संतुलन, केंद्र राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए, नागरिक के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, उनके मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के देश में न्यायिक समीक्षा की शक्ति के महत्व पर बल दिया गया। इस संबंध में उसके द्वारा किए गए कुछ पर्यवेक्षण निम्नवत हैं। भारत में संविधान ही सर्वोच्च है और किसी वैचारिक कानून की वैधता के लिए उनका संविधान प्रावधानों एवं अपेक्षाओं के अनुरूप होना अनिवार्य है। न्यायपालिका ही तय कर सकती है कि कोई अधिनियम संवैधानिक अथवा नहीं। हमारे संविधान में किसी विधायन की न्यायिक समीक्षा के ऐसे एक्सप्रेस प्रावधान यानी कि एक्सप्रेस प्रोविज़न है कि वह संविधान के अनुरूप हैं, अथवा इन्हें इस तथ्य का पता लगाया जा सके कि यह बात मूल अधिकारों के लिए भी सत्य है, जिनके लिए न्यायपालिका को संविधान ने जागरूक प्रहरी की भूमिका सौंपी। जब तक कि मौलिक अधिकार अस्तित्व में है और संविधान का हिस्सा है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग इस दृष्टि से भी आवश्यक है। आवश्यक है कि इन अधिकारियों के द्वारा जो गारंटी प्रदान की गई है, अधिकारों के द्वारा जो गारंटी प्रदान की गई है उनका उल्लंघन तो नहीं किया जा सके। संविधान सर्वोच्च विधि है। देश का न्यायिक कानून और सलाहकार भी की कोई शाखा इसके ऊपर नहीं है। सरकार के सम्मत अंग, चाहे वह कार्यपालिका हो, विधायिका हो या न्यायपालिका, संविधान से ही शक्ति और अधिकार पाते हैं। उन्हें अपने संवैधानिक प्राधिकार की सीमा में ही रहकर कार्य करना होता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, कोई भी प्राधिकारी चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यह दावा नहीं किया जा सकता कि संविधान के अंदर उसे किस सीमा तक शक्ति प्राप्त है। इसका न्यायकर्ता वह स्वयं ही होगा अथवा उसकी कार्यवाही संविधान द्वारा प्रावधानिक ऐसी शक्ति की सीमा में है। ये न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्या करता है और इसी न्यायालय को ये निर्धारित करने की
नाजुक जिम्मेदारी दी गई है। सरकार की प्रत्येक शाखा को कितनी शक्ति प्रदान है, कितनी ये सीमित है, यदि हाँ तो इसकी सीमाएं क्या हैं और क्या उस शाखा का कोई कार्यवाही उस सीमा का उल्लंघन करती है। फिर है यह न्यायाधीशों का प्रकार, उनका कर्तव्य है कि वे कानून की वैधता के बारे में अपना मत दें। यदि न्यायालय अपने इस अधिकार से वंचित हो जाते हैं तब नागरिक के मौलिक अधिकार आडंबर मात्र बनकर रह जाएंगे, क्योंकि उपचार के बिना अधिकार पानी पर लिखाई जैसा है। उस स्थिति में नियंत्रित संविधान अनियंत्रित हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संविधान को कायम रखने का दायित्व सौंपा गया। इस स्थिति में उन्हें संविधान की व्याख्या करने की शक्ति भी मिली है। इन्हें सुनिश्चित करना है कि संविधान में शक्ति संतुलन की जो कि व्यवस्था दी गई वह बनी रहे और यह विधायिका तथा कार्यपालिका अपने कर्तव्यों को निर्वहन में अपनी संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर पाए। हमारे संस्थापक पूर्वजों ने इसीलिए बुद्धिमानी पूर्वक स्वयं संविधान में ही न्यायिक समीक्षा का प्रावधान सम्मिलित कर दिया, जिससे कि संघवाद का संतुलन कायम रखे, नागरिकता को दिए गए मौलिक अधिकारों एवं मूल स्वतंत्रता की रक्षा हो सके और समानता, अनिश्चितता और आज़ादी की उपलब्धता आनंद हासिल करने का एक उपयोगी साधन हमारे पास हो, जिसकी मदद से हम एक स्वस्थ राष्ट्रवाद का सृजन करने में सफल हो सके। न्यायिक समीक्षा का कार्य करने अपने आप में संविधान की व्याख्या का ही हिस्सा है। यह संविधान की कोई नई दशाओं तथा समय की मांग के अनुसार समायोजित करता है। न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान। हालांकि संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का उपयोग कहीं नहीं हुआ, तब भी कतिपय का अर्थ होता कुछ अनुच्छेदों के प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करते हैं। ये प्रावधान निम्नलिखित हैं। अनुच्छेद 13 कहता है कि सभी कानून जो मूल अधिकारों की संगति में रहे हैं उनका आकर्षण करते हैं निरस्त माने जाएंगे। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के अधिकार की गारंटी करता है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति देता है कि वह इसके निर्देश अथवा आदेश अथवा न्यायादेश जारी करे। अनुच्छेद 131 केंद्र, राज्य एवं अंतर्राज्य विवादों के लिए सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निश्चित करता है। अनुच्छेद 132 संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 133 सिविल मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 134 आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 134 ए उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय को अपील के लिए प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट फॉर अपील से संबंधित है। अनुच्छेद 135 सर्वोच्च न्यायालय को किसी संविधान पूर्व के कानून के अंतर्गत संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट के क्षेत्राधिकार एवं शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय को किसी न्यायालय अथवा न्यायीकरण से अपील के लिए विशेष अवकाश प्रदान करने के लिए अधिकृत करता है, सैन्य न्यायीकरण एवं कोर्ट मार्शल को छोड़कर। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को कानून संबंधी किसी प्रश्न के तत्व पर अथवा किसी संविधान पूर्व के वैधिक यानी कि कानून मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगने के लिए अधिकृत करता है। आर्टिकल 126 उच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारों को लागू करने या किसी अन्य प्रयोजन से निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 227 सर्वोच्च न्यायालय को अपने अपने क्षेत्रीय अधिकारों क्षेत्र में सभी न्यायालय एवं न्यायाधिकरण, सैन्य अदालतों एवं न्यायाधिकरण को छोड़ करके अधीक्षण की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 245 संसद एवं राज्य विधायिकाओं द्वारा निर्मित कानूनों को क्षेत्रीय सीमा तय करने से संबंधित है। अनुच्छेद 246 संसद एवं राज्य विधायिकाओं द्वारा निर्मित कानूनों की विषय वस्तु से संबंधित है, अर्थात संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची।
अनुच्छेद 251 से 254 के केंद्रीय कानून एवं राज्य कानूनों की बीच टकराव की स्थिति में यह प्रावधान करता है कि केंद्रीय कानून राज्य कानून के ऊपर बना है और राज्य कानून निरस्त हो जाएगा। अनुच्छेद 372 संविधान पूर्व के कानूनों की निरंतरता से संबंधित है। न्यायिक समीक्षा का विषय क्षेत्र किसी विधायी अधिनियम अथवा कार्यपालिकाई आदेश की शक्ति संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में निम्न 3 आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। पहला है ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। दूसरा ये उस प्राधिकार की समीक्षा से बाहर का है जिसने इसे बनाया है तथा यह संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल है। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि भारत की न्यायिक समीक्षा का विषय क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में सीमित है, जबकि अमेरिका संविधान अपने किसी भी प्रावधान में न्यायिक समीक्षा के विषय में कुछ नहीं करता। ऐसा इसलिए कि अमेरिका के संविधान में कानून की समुचित प्रक्रिया को कानून द्वारा स्थापित पद्धति के ऊपर तरजीह मिलती है, जो कि भारतीय संविधान में अंतर्निहित है। दोनों के बीच अंतर कानून की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण में कहीं वृहद संभावना देती है। यह अधिकारों के उल्लंघनकारी कानूनों को निरस्त कर सकता है, न केवल इस आकार पर कि उन्हें गैर संवैधानिक होने को ठोस आधार मौजूद हैं, बल्कि उनके प्रक्रियागत आधार पर अविवेकपूर्ण होने के कारण भी। हमारा सर्वोच्च न्यायालय एक कानून की संवैधानिकता का परीक्षण करते हुए केवल एक ही प्रश्न की जांच करता है कि कानून वास्तव में संबंधित प्राधिकारों की शक्ति के अंतर्गत है या नहीं। कानून के विवेकपूर्ण होने की, इसकी उपयुक्तता अथवा नीतिगत प्रभावों से जुड़े प्रश्नों पर विचार नहीं होता। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित कानूनों की प्रक्रिया के नाम पर न्यायिक समीक्षा की विशेष शक्ति के कारण आलोचना इसे थर्ड चैम्बर ऑफ द लेजिस्लेचर कहते हैं, यानी कि एक महाविधायिका सामाजिक नीतियों आदि का एकमात्र निर्णायक या न्यायिक सर्वोच्चता का यह अमेरिका सिद्धांत हमारी संवैधानिक प्रणाली में भी मान्यता पाता है, लेकिन सीमित रूप से। हम संसदीय सर्वोच्चता के ब्रिटिश सिद्धांत का पूरी तरह अनुसरण नहीं करते। हमारे देश में संसद की संप्रभुता के संबंध में कोई सीमाएं हैं तथा लिखित संविधान शक्तियां का एक संघीय बंटवारा मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा है। वास्तव में भारत में दोनों अर्थात अमेरिकी न्यायिक सर्वोच्चता सिद्धांत और ब्रिटिश संसदीय सिद्धांत की सर्वोच्चता सम्मिश्रित है। नवी अनुसूची न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 31 नवी सूची में शामिल अधिनियमों एवं विनियमों की किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती एवं अवैध ठहराने से रक्षा करता है। अनुच्छेद 31 नवी अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। मूल रूप से 1951 में नवी अनुसूची में केवल 13 ही अधिनियम एवं विनियम थे, लेकिन वर्तमान में 2016 में इनकी संख्या 282 है। इनमें से राज्य विधायिका के अधिनियम एवं विनियम की भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन से संबंधित, जबकि संसदीय कानून अन्य मामलों से। हालांकि आर कोहेलो मामले में दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय 2007 में सर्वोच्च न्यायालय के व्यवस्था दी कि नवी अनुसूची में शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं माना जा सकता। न्यायालय का कहना है कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूलभूत विशेषता है और इस नवी सूची में शामिल लेकिन कानून के लिए वापस नहीं लाया जा सकता। न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार 24 अप्रैल 1973 के बाद नवी अनुसूची में रखे गए कानूनों को चुनौती दी जा सकती है अगर उसमें अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों अथवा संविधान की मूलभूत विशेषता का हनन होता है। 24 अप्रैल 1973 को न्यायालय ने पहली बार संविधान की मूलभूत विशेषता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। केशवानंद भारती मामले में अपने ऐतिहासिक फैसले में
उपरोक्त फैसला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। पहला निष्कर्ष है, कोई कानून जो संविधान के भाग 3 के अंदर गारंटी दिए गए अधिकारों का हनन करता है, मूलभूत संरचना सिद्धांत अवहेलना करता है या नहीं भी कर सकता, यदि पहले की स्थिति में किसी कानून को परिणाम जैसे भाग 3 के किसी अनुच्छेद में संशोधन अथवा नवी अनुसूची में शामिल करने से, तो ऐसा कानून न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शब्द के प्रयोग को निरस्त किया जा सकता है। संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की कसौटी नवी अनुसूची कानून की संवैधानिक वैधता का प्रत्यक्ष प्रभाव परीक्षण के लागू कर अर्थात अधिकार परीक्षण राइट टेस्ट के आधार पर किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि किसी संशोधन का स्वरूप कोई प्रशासनिक रासायनिक कार्य नहीं है, बल्कि असल निर्धारण है उस संशोधन का परिणाम। केशवानंद भारती मामले बहुमत का फैसला इंदिरा गांधी मामले के साथ पढ़ने पर स्पष्ट होता है। प्रत्येक नए संविधान संशोधन वैधता का निर्णय अपने गुणों के आधार पर होता है। भाग 3 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों पर बने कानूनों को वास्तविक निर्धारित पर ध्यान रखना पड़ता है। यह निर्धारित करते समय करना पड़ता है कि ये कानून संविधान के मूल ढांचे को क्षति पहुंचाते हैं। यह प्रभाव परीक्षण इस चुनौती की वैधता का निर्धारण करेगा। तीसरा है, 24 अप्रैल 1973 को अथवा उसके बाद हुई सभी संविधान संशोधन नीति के द्वारा नवी अनुसूची विभिन्न कानूनों में शामिल करके संशोधन किया जा सकता है का परीक्षण संविधान के मूल ढांचे या विशेषता की कसौटी पर किया जाएगा, जैसा कि अनुच्छेद 21 सहपठित अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 में उसमें सन्निहित सिद्धांतों पर प्रतिबिंबित होता है। इसे दूसरी तरह से देखने पर अगर एक अधिनियम संविधान संशोधन द्वारा नवी अनुसूची में डाल भी दिया जाता है, इसके प्रावधानों पर निशाना साधा जा सकता है इस आधार पर कि संविधान मूल ढांचे का क्षति पहुंचा रहा है। अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। चौथा है, नवी अनुसूची में शामिल कानूनों को संविधान संशोधन द्वारा पूरा संरक्षण नहीं प्रदान करने का औचित्य। नेक्स्ट है, संवैधानिक न्याय निर्णय का एक मामला होगा जिसमें किसी कानून द्वारा मौलिक अधिकार के हनन की प्रकृति और सीमा की जांच की जाएगी। यह परीक्षण अनुच्छेद 21 सहपठित अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लिखित संरचना एवं सिद्धांत की कसौटी के आधार पर परीक्षण राइट टू टेस्ट का अधिकार का सार एसेंस ऑफ द राइट का उपयोग करके भाग 3 अनुच्छेद के संक्षिप्त अवलोकन के आधार पर होंगे, जैसा कि इंदिरा गांधी मामले में किया गया था। उक्त परिणामों को नवी सूची में कानूनों पर लागू करके अगर पाया जाता है कि अतिक्रमण से मूल ढांचे पर प्रभाव पड़ता है, तब ऐसे कानून को नवी सूची पर संरक्षण नहीं मिलेगा। जब अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 के साथ गठित त्रिकोण को विस्तृत करने की बात हो, तो इसमें न केवल अधिकार परीक्षण राइट टेस्ट भी लागू होगा। अधिकार परीक्षण अथवा अधिकार परीक्षण का सार के बीच अंतर होता है। ये दोनों मूल संरचना के सिद्धांत को लागू करने की प्रक्रिया से जुड़े हैं। जब किसी नियंत्रित संविधान द्वारा संशोधन की सीमित शक्ति प्रदान की जाती है, एक पूरा अध्याय यानी कि अधिकार परीक्षण का सार अप्रयोज्य होता है, जैसा कि नागराज मामले में हुआ। ऐसी स्थिति में कानून की वैधता पर निर्णय करते समय अधिकार परीक्षण राइट टेस्ट का ही अधिक उपयोग हो जाता है। अगर नवी अनुसूची में किसी कानून की वैधता को इस न्यायालय ने सही ठहराया, तो इस निर्णय द्वारा घोषित सिद्धांत पर ऐसे कानून को पुनः चुनौती नहीं दी जा सकती। तथापि भाग 3 को कोई कानून जिसे अधिकार उल्लंघन कारी ठहराया गया 24 अप्रैल 1973 के बाद नवी अनुसूची शामिल कर दिया गया हो, ऐसा उल्लंघन चुनौती देने के योग्य होगा इस आधार पर कि संविधान की मूल संरचना को क्षति पहुंचाता है, जैसा कि अनुच्छेद 21 सहपठित अनुच्छेद 14, 19 तथा उसमें अंतर्निहित सिद्धांतों में इंगित किया गया हो। फिर है, यदि अधिनियम को निरस्त करने से परिणाम में कार्रवाई हो चुकी हो और लेन देन तय हो चुका हो, तो इस चुनौती नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट है, 24 अप्रैल 1973 के पहले बाद में नवी अनुसूची में डाले गए नए अधिनियम एवं विनियमों की संख्या तालिका 27(1) में निम्नवत दी गई है।
फिर है न्यायिक सक्रियता यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म। ये क्या होता है? न्यायिक सक्रियता की अवधारणा अमेरिका में पैदा हुई और विकसित हुई। यह शब्दावली पहली बार 1947 में आर्थर सेलिंगर जूनियर, एक अमेरिकी इतिहासकार एवं शिक्षा प्रदायक, द्वारा प्रयुक्त की गई। भारत में न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत 1970 के दशक के मध्य आया। न्यायमूर्ति बी आर कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति पी एन भगवती, न्यायमूर्ति ओ चिंपा रेड्डी तथा न्यायमूर्ति डी ए देसाई ने देश में न्याय की सक्रियता की नींव रखी। न्यायिक सक्रियता का अर्थ होता है न्यायिक सक्रियता का आशय नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के द्वारा तथा समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका द्वारा बढ़ाए गए आगे बढ़कर भूमिका लेने से। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है न्यायपालिका द्वारा सरकार के अन्य दो अंगों विधायिका एवं कार्यपालिका को अपने संवैधानिक दायित्वों के पालन के लिए बाध्य करना। न्यायिक सक्रियता को न्यायिक गतिशीलता भी कहते हैं। ये न्यायिक संयम के बिल्कुल विपरीत है, जिसका मतलब न्यायपालिका आत्म नियंत्रण बनाए रखना। न्यायिक सक्रियता को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है। न्यायिक सक्रियता न्यायिक शक्ति के उपयोग का एक तरीका है जो कि न्यायाधीश को प्रेरित करता है कि वह सामान्य रूप से व्यवहृत सख्त न्यायिक प्रक्रिया एवं पूर्व नियमों को प्रगतिशील एवं सामाजिक नीतियों के समक्ष में त्याग दे। इससे निर्णय देखने में आते हैं जिस सामाजिक अभिनियंत्रण अथवा इंजीनियर होता है। अनेक अवसरों पर विधायिका एवं कार्यपालिका संबंधी मामलों को दखलअंदाजी भी होती है। न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका का वह चलन है जिसमें वह वैयक्तिक अधिकारों को ऐसे निर्णयों द्वारा संरक्षित या विस्तारित किया जाता है जो कि पूर्व नियमों या परिपाटियों से अलग हटकर होते हैं अथवा वांछित या करणीय संवैधानिक या विधायी इरादों से स्वतंत्र अथवा इसके विरुद्ध हों। तीसरा, न्यायिक सक्रियता का न्यायाधीशों द्वारा विधि निर्माण की एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसका तात्पर्य है न्यायाधीश द्वारा पहले से मौजूद किसी विधान या कानून की इस प्रकार की सक्रियता का सक्रिय व्याख्या कर जिससे कि समाज की बेहतरी में उसकी उपयोगिता और बढ़ाई जा सके। न्यायिक सक्रियता न्यायिक तटस्थता यानी कि जुडिशियल ट्रेडिशन से अलग है। इसका अर्थ है पहले से मौजूद विधान या कानून की व्याख्या बिना उसकी लाभकारी अथवा उद्देश्य पक्षों को बढ़ावा दिए। न्यायिक सक्रियता न्यायिक निर्णय प्रक्रिया का एक दर्शन जिससे न्यायाधीश सार्वजनिक नीति यानी कि पब्लिक पॉलिसी के बारे में अन्य कारकों के अतिरिक्त अपने निजी विचारों को भी अपने न्याय निर्णय में आने देते हैं। न्यायिक सक्रियता के नए सिद्धांत अवधारणा सूत्र एवं सहायकों को विकसित करने की एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग न्याय करने अथवा विवादों की स्थिति के पक्ष को विस्तारित करते हुए न्यायालय का दरवाजा जरूरतमंदों के लिए खोलना अथवा ऐसे विवादों को सुनना जिसमें पूरा समाज अथवा उसका एक वर्ग प्रभावित हो रहा हो। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा जनहित याचिका की अवधारणा से निकटता से जुड़ी है। यह सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता है जिसके कारण जनहित याचिकाओं की संख्या बढ़ी है। दूसरे शब्दों में PIL न्यायिक सक्रियता का परिणाम है। वास्तव में PIL जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे लोकप्रिय स्वरूप है।